अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चैनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में मराठी कृति पत्रिका किस प्रकार से सॉल्व करना और कितने विभागों में हमारी कृति पत्रिका विभाजित होती है और कितने गुण उस पर आधारित होते हैं, ये हम देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी देखेंगे कि बोर्ड के उत्तर पत्रिका में हम अपनी मराठी कृति पत्रिका किस प्रकार से सॉल्व करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले। तो बच्चों, जैसा कि हमें पता है कि हमारा विषय मराठी संयुक्त है, तो बच्चों कुल 40 अंकों की लेखी परीक्षा होती है और 10 अंकों का हमारा ओरल एग्ज़ाम यानी तोंडी परीक्षा होती है। तो हमें 40 गुणों के लिए पेपर को सॉल्व करना पड़ता है। तो बच्चों, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन पेपर आ गया है जो हाल ही में बोर्ड ने इस पर एग्ज़ाम लिया है। तो बच्चों, कुल 40 गुणों के लिए ये पेपर होता है और 4 विभागों में ये विभाजित होता है। विभाग 1 गद्य, विभाग 2 पद्य, विभाग 3 भाषा अभ्यास आणि विभाग 4 उपयोजित लेखन। हर एक विभाग पे अलग अलग प्रकार से गुण विभागनी होती है, वो भी हम देखेंगे। तो चलो बच्चों, हम करते हैं शुरुआत इस वीडियो में कि किस प्रकार से कृति पत्रिका यानी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए, तो देखिए बच्चों, स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन पेपर आ गया है। इस क्वेश्चन पेपर में या इस एक्टिविटी बुक में हमें कुछ सूचनाएं दी गई है, इंस्ट्रक्शन दिए गए, वो हमें पहले समझना है। देख लेते हैं हम लोग। कृति पत्रिकेसाठी सूचना। तो देखिए 4 सूचनाएं दी गई है। नंबर 1, सूचनेनुसार आकलन कृती व व्याकरण यामधील आकृत्या काढाव्यात। तो यहाँ पे सूचना दी गई है कि आपको सूचना के अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार जहाँ जहाँ डायग्राम यानी आकृति की आवश्यकता है, ज़रूरत है, वहाँ आपको डायग्राम बनाना है। दूसरा, आकृत्या पेननेच काढाव्यात। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि पेंसिल से डायग्राम निकालते हैं, पेंसिल से आकृति निकालते हैं। तो हमें आंसर शीट में पेंसिल का उपयोग नहीं करना है, पूरी आकृतियाँ हमें सिर्फ पेन से ही निकालना है। तिसरी सूचना, उपयोजित लेखनातील प्रश्नांसाठी सूचना किंवा निवेदन आकृतीची आवश्यकता नाही, तसेच या कृती लिहून घेऊ नयेत। उसी प्रकार से उपयोजित लेखन में आकृति बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये कृतियाँ पूरी करना है। उसके बाद सूचना क्रमांक 4, स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेना है, अच्छे गुण प्राप्त करना है, तो आपको ये चौथी सूचना पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए, स्वच्छता मतलब आपकी आंसर शीट बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। नीटनेटकेपणा मतलब बिल्कुल तरतीबवार आपके उत्तर होने चाहिए। यानी लेखन नियमानुसार लेखन करावे और लेखन के नियम के अनुसार सुंदर हस्ताक्षरों में आपको अपनी उत्तर पत्रिका लिखनी है और ये कृति पत्रिका हल करनी है। तो चलो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। नंबर 1, विभाग 1 गद्य। तो बच्चों, एक मॉडल के तौर पे मैं आपके सामने ये इस प्रश्न पत्रिका यानी इस कृति पत्रिका का विश्लेषण कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। विभाग 1 गद्य में 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 कृतियाँ होती है। इसमें पठित पाठ के आधार पर कोई भी पाठ के कोई भी 2 पैसेज पूछे जाते हैं, उतारे पूछे जाते हैं। हमें इन उतारों की मदद से, इन पैसेजेस की मदद से हमें कृति पूर्ण करनी पड़ती है। तो एक प्रश्न पे यानी एक कृति पे कुल 6 अंक होते हैं, तो दूसरी पे भी 6 अंक होते हैं। तो इस प्रकार से विभाग 1 गद्य कुल हमारा 12 अंकों का होता है। तो देखिए बच्चों, अब मैं ये विभाग 1 गद्य हल कर रहा हूँ आंसर शीट में। आप लोग ध्यान देंगे किस प्रकार से आपको सुंदर हस्ताक्षर में अपनी उत्तर पत्रिका हल करनी है। देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर बोर्ड की उत्तर पत्रिका आ गई। चलो बच्चों, अब हम करते हैं कृति पत्रिका के सॉल्यूशन की शुरुआत। तो देखो बच्चों, मैं एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, फिर हम इस पे आधारित कृति करेंगे। वयाच्या 9व्या वर्षी मी या शाळेत गेले। गावातलेच वांदिले गुरुजी मुख्याध्यापक होते। पांढरे शुभ्र धोतर, त्यावर नेहरू शर्ट व डोक्यावर पांढरी टोपी असा त्यांचा पोशाख होता।
वडिलांनी माहिती सांगितली, वांदिले गुरुजींनी माहिती लिहिली, अनाजींच्या त्यावर अंगठा घेतला आणि माझी शाळा सुरू झाली. पुढं शाळेत नाव घातलं तरी म्हशी सांभाळायला जावंच लागायचं. सकाळी शाळा भरायच्या वेळी मला घंटा ऐकू येत असे. मला शाळेत जावंसं वाटायचं पण जाता येत नसे. सकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत व नंतर 3 ते 5:30 वाजेपर्यंत अशी 2 वेळा शाळा भरायची. सकाळची शाळा मला सापडत नसे. म्हशी चारायला गेलं की शाळेजवळ खालच्या बाजूला जो छोटा डोह होता त्यात म्हशी डुंबत बसत. अब हम देखते हैं इस उतारे पे आधारित कृति. तो बच्चों किस प्रकार से लिखना है हमें वो आपको बताया जा रहा है. तो बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आंसर शीट का यानी उत्तर पत्रिका का चित्र आ गया है. देखिए किस प्रकार से ये उत्तर पत्रिका लिखी गई है. आपको भी इस प्रकार से साफ सुथरी नीट की और सुंदर हस्ताक्षर में आपके उत्तर लिखना है. चला कृती क्रमांक 1. मुख्याध्यापक हे उत्तर येईल असा प्रश्न तैयार करा. तो बच्चों हमें ऐसा प्रश्न तैयार करना है कि जिसका उत्तर मुख्याध्यापक ये आएगा. तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया है. उत्तर 1. वांदिले गुरुजी कोणत्या पदावर होते. वांदिले गुरुजी कोणत्या पदावर होते. आपको सिर्फ प्रश्न तैयार करना है, उत्तर लिखने की आवश्यकता नहीं. दूसरी कृति उत्तरे लिहा, राइट द आंसर्स. तो बच्चों हमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, 2 कृतियां दी गई है, इसका हमें उत्तर लिखना है. जैसे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके दिखाई दे रहा है. लेखिकेच्या शाळेची वेळ के लेखिका किस किस समय स्कूल जाती थी वो टाइम हमें लिखना है. जैसे सकाळी 7 ते 9 व दुपारी 3 ते 5:30 वाजेपर्यंत. दूसरी कृति म्हशी डुबण्याचे ठिकाण कि भैंसे कहाँ डुबकी लगाती थी, कहाँ छोटा डोह. इस प्रकार से हमें ये कृतियाँ पूरी करना है. पुढं तो बच्चों अब हम देखते कृति क्रमांक 3 स्वमत. तो बच्चों ये स्वमत का प्रश्न 3 अंकों के लिए पूछा गया है. अब आगे हमें किस प्रकार से इसका उत्तर लिखना है ये आपको बताया जा रहा है. तो देखते हैं हम प्रश्न. सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती. हे पाठाच्या आधारे पटवून द्या कि सिंधुताई को सीखने की खूब ललक थी. ये पाठ के आधार पे हमें लिखना है. तो बच्चों याद रखिए 3 अंकों के लिए आपका उत्तर होना चाहिए, तभी आपको अच्छे अंक मिलेंगे. तो देखते हैं उत्तर. तो बच्चों लगभग हमारा उत्तर 3 पैसेजेस में मतलब 3 उतारे में होना चाहिए. जैसे देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है. उत्तर अनाथांची आई या पाठामध्ये सिंधुताई सपकाळ यांची प्रतिकूल परिस्थितीतही शिकण्याची प्रचंड जिद्द दिसून येते. तो पहले पैराग्राफ में हमें पाठ का नाम लिखना है और उस पाठ में क्या दिया गया है वो भी लिखना है. चला आता उत्तर बघा. सिंधुताई लहानपणी गाई म्हशी चारायच्या. शाळेजवळून जाताना त्यांना शाळेची मुले दिसायची. शाळेत जाणाऱ्या मुली चांगले कपडे घालून वेणीफणी करून शाळेसमोर खेळायच्या. तेव्हा सिंधुताईंना वाटायचे की त्यांना पण शाळा शिकायची, पण त्यांना म्हशी सांभाळाव्या लागत. त्यांच्या घराण्यात कोणीही शिकले नव्हते, पण अनाजींनी त्यांचे नाव शाळेत दाखल केले. जेव्हा वेळ मिळायची तेव्हा त्या फुटकी पाटी आणि फाटकी पुस्तक घेऊन शाळेत जायची. कांबळे गुरुजींच्या उबदार मायेत त्यांना शिकायला मिळाले. भराडीच्या पानावर काट्याने त्या लिहिण्याचे सराव करायच्या. सासरच्या मंडळींना त्यांच्या वाचनाचा पूर्णपणे विरोध होता, परंतु त्या लपून वाचन करायच्या. तो इस प्रकार से हमें अपने शब्दों में ये उत्तर लिखना है. उसके बाद लास्ट पैराग्राफ. या वरील प्रसंगावरून सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती हे दिसून येते. तो इस तरह से हमें अपना 3 मार्क्स के लिए उत्तर को मुकम्मल करना है. आप प्रश्न के अनुसार अपना उत्तर लिखेंगे. चला पुढं. तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कृति 1A मतलब दूसरी कृति. उतार्याच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा. तो बच्चों मैं शॉर्ट में पैराग्राफ यानी उतारा पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे. शेजाऱ्याला वडील आणखी काही सांगत राहिले असते, पण तेवढ्यात आरकीची आई तिथे आली. आपल्या मुलाला कुणी हसलेले बोललेले तिला खपत नव्हते.
ती ताळकण आरकीच्या वडिलांना म्हणाली, तुम्ही आधी बाजारात जा पाहू. पुढं, जा बकरीचे दूध आणा, पोरे सकाळपासून उपाशी आहेत. दूध नाही मिळाले तर मध आणा, जा. बायकोचा तो अवतार पाहून आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला. पुन्हा आरकीने कागदात तोंड खुपसले व तो कागदावर वृत्तचित्ती वगैरे काढू लागला. समोरच्या रस्त्यावरची वर्दळ वाहत होती. ऊन सनसनीत तापू लागले होते. एकदम जोरजोरात आरडाओरडा ऐकू आला म्हणून आरकी रस्त्यावर गेला. पाहतो तो काय, एका भल्या मोठ्या काळ्या दगडाभोवती सारे जन गोळा झाले आहेत, हातवारे करत आहेत. दगडाभोवती त्या लोकांनी खड्डा खनलेला होता. तो अब हम इस उतारे पे आधारित कृति करते हैं. तो देखते हैं कृति नंबर 1, चौकटी पूर्ण करा. तो बच्चों ये हमारा नया प्रश्न, नई कृति हमारी शुरू हो गई है. तो हमें न्यू पेज से उत्तर की शुरुआत करना है. तो देखिए जैसा स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, चौकटी पूर्ण करा. 1, आरकी कागदावर काढत असलेली आकृति. आरकी कागज के ऊपर कौन सी आकृति बना रहा था? तो उत्तर है वृत्तचित्ती, वृत्तचित्ती. 2, दगडाचा रंग. पत्थर का रंग कौन सा था? उत्तर काळा, काला रंग था. त्याच्यानंतर कृती 2, कधी ते लिहा. कब वो लिखिए, कब वो घटना घटी वो लिखिए. 1, आरकीच्या वडिलांनी काढता पाय घेतला. आरकी के वडील घर से बाहर निकल गए. कब? बायकोचा अवतार पाहिल्यावर. दुसरं, आरकी रस्त्यावर गेला. आरकी रास्ते पर गया. कब गया? एकदम जोर जोरात आरडा ओरडा ऐकू आल्यावर. एकदम जोर जोर से आवाज़ सुनाई दे रहा था, तब वो वहाँ गया. त्याच्यानंतर अब देखिए बच्चों, इसमें हर कृति 2-2 अंकों के लिए दी गई है. इसमें स्वमत का प्रश्न नहीं है. देखिए 3, आकृति पूर्ण करा. फिर से एक आकृति दी गई है. यह आकृति हमें पूरी करनी है. जैसे आरकीच्या आईला मुलाविषयी न खपणाऱ्या बाबी. आरकी के माँ को अपने बच्चे के बारे में कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती थी. नंबर 1, मुलाला कोणी हसलेले, कि उसके बच्चे पर कोई हंसा तो उसे पसंद नहीं था. दूसरं, मुलाला कुणी बोललेले, कि उसके बच्चे को अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी उसे पसंद नहीं था. चला पुढं. चलो बच्चों, अब हम देखते हैं विभाग 2 पद्य, मतलब कविताओं पर आधारित कृति. तो बच्चों इसमें 2 कविताएं, पठित कविताएं हमें पूछी जाती है, दी जाती है. उन कविताओं पे आधारित हमें कृति पूर्ण करनी पड़ती है. तो 2 कृतियाँ दी जाती है और एक कृति पे 4 अंक और दूसरी कृति पे भी 4 अंक. मतलब कविताओं पे कुल 4-4 8 अंक होते हैं. तो देखते हैं पहली कृति. कृति क्रमांक 2, अ कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा. तो देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन के ऊपर कविता आ गई है. इस कविता को पढ़ने के बाद हमें कृति पूरी करनी है. जैसे केकतीला काट्यांचे वेडे, भीतरी निपजित केवडे, तैसे साधूचे शब्द गाढे, परोपकारा लागी. फणस सर्वांगी काटावले, भीतरी महागोडीने कोंदले, तैसे साधू हृदय जाले, बोधा संगे परी येसा. नारळ कठीण दिसे बाहेर, भीतरी खोपरे अरुवार, तैसे साधूचे अंतर, बोधे वोसंडले. ऐसा सद्गुरुशी धरा भाव, तो कैसा करावा उपाव, शेख मोहम्मद सांगती सेव, सभे श्रोत्या प्रति. तो बच्चों ये भी कविता हमने पढ़ ली है. तो बच्चों अब इस कविता पे आधारित हमें कृति करना है, जो एक अंकों के लिए 2 कृतियाँ दी जाती है और सरल अर्थ यानी मीनिंग लिखने पर हमें 2 अंक दिए जाते हैं. तो देखते हैं पहली कृति. देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ गया है. आपको बताया गया है कि नया प्रश्न जब शुरू हो तो हम उसको नए पेज से, न्यू पेज से शुरू करेंगे. देखिए 1, केकतीच्या झाडावर उगणारे फूल. कि केकती के दरख्त पे कौन सा फूल उगता है, निकलता है? कौन सा? केवड्याचे फूल. 2, नारळ बाहेरून दिसतो. नारियल बाहर से दिखाई देता है. कैसा दिखाई देता है? कठीण, मतलब सख्त. आता आपण बघू नेक्स्ट कृती. कृती क्रमांक 2, दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा. फणस सर्वांगी काटवले, भीतरी महागोडीने कोंदले. तो बच्चों हमें पता है कि कविता पे आधारित स्वमत का प्रश्न नहीं आएगा. तो
इसमें हमें क्या है, तो इसमें हमें पूछी गई कविताओं की कोई भी 2 लाइन पूछी जाएंगी और उसका हमें सरल अर्थ अपने शब्दों में मराठी में लिखना है। तो बच्चों अब 2 मार्क्स के लिए कितना बड़ा अर्थ होना चाहिए वो आपको स्क्रीन के ऊपर जैसा दिखाई दे रहा है वैसा आपको उतना बड़ा कम से कम लिखना चाहिए, तो आप 2 अंक ले सकते हैं। 2 पंक्तीचा सरल अर्थ। तो देखिए बच्चों 2 पैराग्राफ में अर्थ लिखा गया है और कितनी सुंदर और स्पष्ट रूप में आपकी उत्तर पत्रिका दिखाई दे रही है। पंक्तीचा सरल अर्थ। अर्थ प्रस्तुत पंक्ती संत महम्मद सांगती सेव या अभंगातील आहे। या अभंगात संत कवी शेख मोहम्मद यांनी साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। तो बच्चों फर्स्ट पैराग्राफ में आपको कविता का नाम और कवि का नाम, इसके अलावा उस कविता में क्या संदेश दिया गया है वो भी हम शॉर्ट में लिख लेंगे। अब उसके बाद शुरुआत करते हैं हम अर्थ की। संत शेख मोहम्मद म्हणतात की ज्याप्रमाणे फणस काट्यांनी वेढलेले असते परंतु त्याच्या आत महागोडी असलेले अमृत कोंदले असते, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे बाह्यरंग काटेरी दिसते पण त्याच्या मनात विनम्रता वसलेली असते। अशा प्रकारे संत शेख मोहम्मद यांनी खऱ्या साधूचे निकष सांगितले आहे। तो बच्चों अगर आपको अच्छे अंक चाहिए तो आप इससे भी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं, बड़ा भी उत्तर लिख सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। चलिए अब हम देखते हैं कृति आ। कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा। तो ये भी कृति 4 अंकों के लिए है। 2 अंक 1-1 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे और 2 अंक सरल अर्थ के लिए पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं कविता पढ़ रहा हूँ। हा देश माझा याचे भान जरासे राहू द्या रे, हा उंच हिमालय माझा, हा विशाल सागर माझा, ह्या गंगा यमुना शेती धरती बाग बगीचा माझा, अभिलाषा याची धरिता कुणी नजर वाकडी करता, या मरण द्यावया स्फुरन आपल्या बाहू पाऊ द्या रे, जे हात उत्सुकलेले दगड्याच्या वर्षावाला, रोखा ते लावा कार्याला, या देशाच्या प्रगतीला हे बंद करा उत्पात, थांबवा आपुला घात, सामर्थ्य न जावो व्यर्थ, काहीसा अर्थ ही येऊ द्या रे। पुढं जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती, द्या सर्व दूर ललकारी, फुंकारे एक तुतारी, संदेश रोष जे द्वेष मनातील वाहून जाऊ द्या रे। तो बच्चों हमने इस कविता का भी अध्ययन कर लिया है, अब हम इस कविता पे आधारित कृति देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैं आपको कह रहा हूँ कि नई कृति यानी नया प्रश्न न्यू पेज से ही हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कृति 2 आ। 1 कवीने जपायला सांगितलेली गोष्ट। तो कवि ने कौन सी गोष्ट, कौन सी बात संभालने को कहा है, कौन सी? माणूस की, इंसानियत। 2 सर्वदूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन, कि सभी दूर पर ललकारी देने के लिए कौन से साधन का, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया गया है, कोणता? तुतारी। चला पुढं। इसके बाद बच्चों कृति क्रमांक 2 दी गई है। दिलेल्या पंक्तीचा सरळ अर्थ लिहा। जरी अनेक आपुले धर्म, जरी अनेक आपुल्या जाती, परी अभंग असू द्या सदैव आपुली माणुसकीची नाती। तो बच्चों इन पंक्तियों का हमें सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है जो 2 अंकों के लिए है। चलिए देखते हैं। उत्तर पंक्तीचा सरल अर्थ। अर्थ प्रस्तुत पंक्ती हा देश माझा या कवितेतील आहे। या कवितेचे कवी सेनापती बापट आहेत। यांनी देशात अनेक धर्म जाती असल्या तरी माणुसकीची नाती जपावे हा संदेश दिला आहे। पुढं कवी म्हणतात की आपल्या भारत देशात विविधतेत एकता आहे। आपले धर्म जाती अनेक असले तरी आपली एकता व अखंडता भंगू न देण्याचा सल्ला देतात। कवी म्हणतात की आम्हाला माणुसकीची नाती जपायची आहे, तेव्हाच आपला देश महाशक्ती बनेल, असी ललकारी आपण तुतारीच्या माध्यमाने करणार आहोत। तो इस तरह से बच्चों आपको पूछे गए पंक्तियों का सरल अर्थ मराठी में अपने शब्दों में लिखना है। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं विभाग 3 भाषाभ्यास। तो बच्चों इस पर व्याकरण पर आधारित कृतियाँ पूछी जाएंगी जो 8 गुणों के लिए होगा। देखिए 3 अ व्याकरण घटकावर आधारित कृति। 1 सूचनेनुसार सोडवा।
तो बच्चों सूचना के अनुसार हमें लिखना है। बच्चों याद रखिए, प्रश्न लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हमें उत्तर यानी कृति का उत्तर ही लिखना है। जैसे नंबर 1, सुमेरा शाळेत जात आहे, काळ ओळखा, हे वाक्य दिलेले आहे। या वाक्याचं आपल्याला काळ ओळखायचं आहे, मतलब टेंस, काळ पहचान के लिखना है। तो काळ बच्चों आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए बच्चों, फिर से न्यू पेज से हम अपने उत्तर की यानी कृति की शुरुआत करेंगे। विभाग 3 भाषाभ्यास, बरोबर लिखेंगे, उसे बॉक्स वगैरह करेंगे। कृति 3 व्याकरण। 1 सूचनेनुसार सोडवा। उत्तर 1, तो हमें काळ पहचानना था, तो उसका उत्तर है वर्तमान काळ। दूसरी कृति, मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो, मी विद्यापीठ गेटमधून गेलो, भविष्यकाळ करा। तो बच्चों इस वाक्य को हमें भविष्यकाल यानी फ्यूचर टेंस बनाकर लिखना है। तो देखिए उत्तर आपके स्क्रीन के ऊपर है, मी विद्यापीठ गेटमधून जाईल, मी विद्यापीठ गेटमधून जाईल। तो हमें पता चलता है कि काळ दो गुणों के लिए पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कृती दुसरी, खाली दिलेले वाक्प्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा। तो बच्चों आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए प्रश्न दिया गया है, तो कुछ वाक्प्रचार दिए गए हैं और उनका अर्थ दिया गया है। तो हमें वाक्प्रचार के सही अर्थ से उसकी जोड़ियां लगानी है। तो बच्चों ये भी 2 गुणों के लिए होता है, डायरेक्ट उत्तर हमें लिखना है। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है उत्तर, वाक्प्रचार व अर्थ। 1 निर्धार करणे, उत्तर निश्चय करणे। 2 थक्क होणे, आश्चर्यचकित होणे। चला पुढं। आ भाषिक संपत्तीवर आधारित शब्द संपत्ती। तो बच्चों भाषिक संपत्ती पर यह आपको प्रश्न है। 1 खाली दिलेल्या शब्दांचे समानार्थी शब्द लिहा। तो बच्चों आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के समानार्थी शब्द हमें लिखना है। तो बच्चों आपको समानार्थी शब्द 1 अंकों के लिए पूछे जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द सरिता। 2 सत्य, सत्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द खरे। पुढं 2 खाली दिलेल्या शब्दातील अक्षरापासून स्वतंत्र 2 अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। तो बच्चों अब क्या होगा कि आपको एक शब्द दिया जाएगा, कोई भी शब्द दिया जाएगा, उस शब्द की मदद से आपको 2 अर्थपूर्ण शब्द 1 अंकों के लिए बनाना है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया स्क्रीन के ऊपर वजनदार, वजनदार एक शब्द है, उसकी मदद से हमें 2 शब्द और नए तैयार करना है। नंबर 1 वजन और दूसरा दार। चलिए पुढं कृती क्रमांक 3 खाली दिलेल्या शब्दांमधून अचूक शब्द ओळखून लिहा। तो नीचे कोई शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही स्पेलिंग वाला शब्द हमें चुनकर लिखना है, ये भी 1 अंक के लिए होता है। निर्णय, 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 निर्णय। तो बच्चों सही स्पेलिंग वाला शब्द है दूसरा शब्द उत्तर निर्णय। पुढं 4 खाली दिलेल्या विराम चिन्हांची नावे लिहा। तो बच्चों हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि आपको विराम चिन्ह पूछा जाएगा या विराम चिन्ह दिया जाएगा, आपको उन विराम चिन्हों का नाम लिखना है, वो भी 1 अंक के लिए होगा। देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर उत्तर पत्रिका में लिखा है विराम चिन्ह व विराम चिन्हांची नावे। 1 जो दिया गया है वो क्वेश्चन मार्क है, उसको कहते हैं मराठी में प्रश्न चिन्ह। 2 एक्सक्लेमेटरी साइन, इसे मराठी में कहते हैं उद्गारवाचक चिन्ह। तो इस तरह से बच्चों आपको अपने उत्तर प्रश्न के अनुसार यानी कृति पत्रिका के अनुसार लिखने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कृति। विभाग 4 उपयोजित लेखन यानी कंपोजिशन। तो बच्चों अब हम देखेंगे कृति क्रमांक 4 अ खालील निवेदन वाचा व त्याखालील कृति सोडवा। तो बच्चों कि हमें एक जाहिरात या निवेदन दिया जाएगा, उस जाहिरात पे निवेदन पे 2 लेटर यानी पत्र के नमूने पूछे जाएंगे। हमें 2 पत्रों में से 1 पत्र का नमूना तैयार करना है। तो जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पे एक दिया गया है, देखिए चित्रकला वर्ग असरा कलारंगतर्फे चित्रकला वर्गाचे आयोजन, संपर्क श्री अबुल असरार हामिद, जय हिंद नगर, मानकापूर, पुणे, भ्रमणध्वनी 9595001112, मेल ID दिलेला आहे asra.pune@gmail.com आणि कालावधी आहे 15 मे
33 में माफक दर। तो बच्चों अब इस निवेदन पे, इस जाहिरात पे आधारित 2 पत्र के नमूने पूछे गए। हमें 2 में से केवल 1 नमूना तैयार करना है 4 अंकों के लिए। चलिए, एक विद्यार्थी या नात्याने चित्रकला वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करणारे पत्र आयोजकांना लिहा। तो इस जाहिरात के अनुसार आपको चित्रकला वर्ग में एडमिशन लेना है, प्रवेश लेना है, दाखला लेना है। इसके लिए आपको आयोजक को, ऑर्गेनाइजर को रिक्वेस्ट लेटर लिखना है। दूसरा, विद्यार्थी या नात्याने चित्रकला वर्गातील मार्गदर्शनाबद्दल आयोजकांचे आभार मानणारे पत्र लिहा। और इसके बाद अब आयोजक ने आपको चित्रकला वर्ग में चित्रकला सिखाई है, तो इसका आपको आभार मानना है, मतलब उनको आपको शुक्रिया अदा करना है, उसका पत्र हमें लिखना है। तो बच्चों ये 2 में से कोई एक पत्र हमें लिखना है। तो मैं यहाँ पे विनंती पत्र लिख रहा हूँ, जैसे देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर विभाग 4 उपयोजित लेखन, नई कृति नया पेज, कृति 4 पत्र लेखन। तो बच्चों अब जो है हमारा पत्र लेखन वो ईमेल फॉर्मेट में है, तो मतलब हमारे पत्र की पूरी मांडनी वो लेफ्ट हैंड साइड से ही होनी चाहिए। और एक याद रखिए कि आपको जाहिरात में या निवेदन में दिए गए हर मुद्दों का आपको आपके पत्र में उल्लेख करना अनिवार्य है, क्योंकि ये 4 अंकों के लिए है। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से पत्र हमें लिखना है। प्रति श्री अबुल असरार हामिद, जय हिंद नगर, मानकापुर, पुणे। ये हो गया नाम और पता। उसके बाद दिनांक लिखना है। तो अब दिनांक कौन सा लिखना है? तो अगर जाहिरात में कोई तारीख मेंशन है तो हमें वो तारीख के अनुसार दिनांक लिखना है, या फिर अगर जाहिरात में कोई तारीख नहीं तो हमारा पेपर जिस तारीख को है वही दिनांक हम लिखेंगे। तो यहाँ पे जाहिरात के अनुसार मैं लिख रहा हूँ दिनांक 10 मे 2021। उसके बाद विषय चित्रकला वर्गात प्रवेश देण्याची विनंती करण्याबाबत। महोदय, तो देखिए बच्चों, हर एक पॉइंट के बाद मैं एक लाइन छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही आपको एक लाइन छोड़ के पत्र लिखना है। महोदय, सेवेशी नम्रपणे निवेदन करण्यात येते की मी काल वर्तमानपत्रात आपली असरा कलारंगतर्फे चित्रकला वर्ग आयोजनाबाबतची जाहिरात वाचली। पुढं, मी एक चित्रकला प्रेमी आहे। मी इयत्ता 10वीचा विद्यार्थी असून मे महिन्याच्या सुरुवातीला माझ्या बोर्डाच्या परीक्षा संपणार आहेत। मला विविध नैसर्गिक व मुक्त हस्तचित्रे काढण्याचा छंद आहे। आपणाकडून आयोजित चित्रकला वर्गाचा कालावधी 15 मे ते 30 मे असल्यामुळे मी चित्रकला वर्गाचे संपूर्ण वर्गात उपस्थित राहू शकेल। आपले वर्ग माफक दरात उपलब्ध असल्यामुळे गरीब व होतकरू विद्यार्थीसुद्धा आपल्या चित्रकला वर्गात प्रवेश घेऊ शकतात। आपल्याकडून आयोजित या चित्रकला वर्गाच्या मार्गदर्शनामुळे माझी चित्रकला ही अधिक सुंदर व आकर्षक होईल। तो आपको विषय के अनुसार इस प्रकार से पत्र का रूप तैयार करना है। लास्ट पैराग्राफ, करिता आपणास नम्र विनंती आहे की मला आपल्या चित्रकला वर्गात प्रवेश देण्याची कृपा करावी। तत्सीबद्दल क्षमस्व, तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। आपला विश्वासू अ.ब.क. अभिनय कॉलनी पुणे। आपला विश्वासू लिखेंगे, फिर उसके बाद अ.ब.क. यानी पत्र लिखणाऱ्याचे नाव आणि पत्ता, उसके बाद भ्रमणध्वनी यानी मोबाइल नंबर, वो भी फेक मोबाइल नंबर लिखेंगे 9230000780। मेल आईडी पण लिहायची आपल्याला, फेक मेल आईडी abc, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, abc@gmail.com। इस तरह से हमें 4 अंकों के लिए अपने कोई भी एक पत्र का नमूना तैयार करना है। याद रखिए बच्चों, जितना सुंदर, जितना अच्छा पत्र आप लिखेंगे उतने ही अच्छे अंक आपको इंशाअल्लाह ताला प्राप्त होंगे। चलिए नेक्स्ट कृति। चला, कृति क्रमांक आ, खालीलपैकी कोणतीही एक कृति सोडवा। तो बच्चों अब इसमें कुल 4 कृति दी गई है। 1 कथा लेखन, 2 गद्य आकलन, 3 जाहिरात लेखन आणि 4 बातमी लेखन। तो बच्चों इन चारों में से कोई भी एक कृति आपको हल करना है, लिखना है। जो आपको आसान हो वही कृति आप लोग सॉल्व करना।
अब मेरे दृष्टिकोण से सबसे आसान कृति दूसरी है गद्य आकलन, कि जिसमें हमें 4 प्रश्न तैयार करने होते हैं। देखिए, एक बार मैं उतारा पढ़ रहा हूँ और इस पे आधारित हम 4 प्रश्न तैयार करेंगे। 2 गद्य आकलन, खालील उतारा वाचून एका वाक्यात उत्तर येईल असे 4 प्रश्न तैयार करा। एक उतारा दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है और इस पे आधारित आपको 4 प्रश्न तैयार करना है जिसके उत्तर एक वाक्य में हो। तो मैं पैराग्राफ एक बार शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ। विचाराने एखादी गोष्ट समजून दिली की ती माणसाला पटते. समजावून देण्याऐवजी भय दाखवून मार देण्याची भीती दाखवून पटवण्याचा प्रयत्न केला तर भीती निर्माण होते. भीती न दाखवावी तर माणूस स्वच्छंदी बनतो. सिंहाचे बळ त्याच्या दातात आहे. हत्तीचे सामर्थ्य सोंडेत आहे. गाई बैलांची शक्ती त्यांच्या शिंगात आहे. तसे मानवाचे सर्वस्व कोणते तर माणसाची शक्ती ती त्याच्या बुद्धीत आहे. निर्बुद्धीपणाने वागून तो आपले सामर्थ्य न ओळखेल तर आपली शक्ती तो गमावून बसेल. माणसाच्या या बुद्धी सामर्थ्याला नीट मार्गावर ठेवण्यासाठी जो प्रयत्न केला जातो तो सत्याग्रह किंवा सत्य दर्शन. तो ये पैराग्राफ दिया गया है, आपको कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको कोई भी 4 प्रश्न तैयार करने हैं. बच्चों, हम लोग 4 प्रश्न तैयार नहीं करेंगे, हम लोग 4 से ज़्यादा 6-7 प्रश्न तैयार करेंगे ताकि कोई भी एक प्रश्न यदि गलत हो जाए तो उसकी जगह दूसरा प्रश्न लेकर हमें 4 में से 4 यानी पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिल सके. चलिए, तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके उत्तर पत्रिका आ गई है. बच्चों, जैसा कि मैं आपको समझाया हूँ कि न्यू कृति यानी न्यू एक्टिविटी न्यू पेज. तो देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके आ गया है कृति 4 आ 2 गद्य आकलन. उत्तर 4 प्रश्न. हालांकि 4 प्रश्न बनाने हैं हमें, लेकिन यहाँ पे 7 प्रश्न बनाए गए हैं. 1. विचाराने एखादी गोष्ट समजून दिली की ती कोणाला पटते. 2. कोण स्वच्छंदी बनतो. 3. सिंहाचे बळ कशात आहे. 4. गाई बैलांची शक्ती कशात आहे. 5. कोणाची शक्ती बुद्धीत आहे. 6. माणसाच्या बुद्धी सामर्थ्याला नीट मार्गावर ठेवण्यासाठी कशाने प्रयत्न केला जातो. आणि 7. भीति निर्माण का होते. इस तरह से बच्चों हमें 6-7 प्रश्न तैयार करने हैं और हर एक प्रश्न के बाद 1-1 लाइन 2-2 लाइन छोड़नी है ताकि वो बिल्कुल साफ सुथरे और स्पष्ट दिखाई दे और आपको पूरे अंक प्राप्त हो. चलिए नेक्स्ट. ई निबंध लेखन. खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लेखन करा. तो बच्चों, आपको कृति ई में निबंध की कृति दी जाएंगी जिसमें 2 निबंध पूछे जाएंगे. आपको 2 प्रकार के निबंध, एक वर्णनात्मक निबंध पूछा जाएगा और दूसरा आत्मकथन. तो यहाँ पर मी अनुभवलेला पाऊस ये एक वर्णनात्मक निबंध पूछा गया है और आत्मकथन में नदीचे आत्मवृत्त यह निबंध पूछा गया है. तो बच्चों, दोनों में से कोई भी एक निबंध आपको अच्छे से पूर्ण रूप से लिखना है जो 4 गुणों के लिए है. तो बच्चों, इन 2 निबंधों में से कोई भी एक निबंध आपको सिलेक्ट करना है और उसको अच्छे से अच्छे ज़्यादा शब्दों में लिखने का प्रयत्न करना है ताकि हमें 4 में से ज़्यादा अंक प्राप्त हो. तो बच्चों, यहाँ पर नदीचे आत्मकथन ये निबंध लिखा जा रहा है. तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम निबंध लिखने की शुरुआत करने से पहले हमें जो मुद्दे वहाँ पे दिए गए हैं उन मुद्दों का हमें अपने इस निबंध में उल्लेख करना अनिवार्य है. जैसे आत्मकथन, महत्व, परोपकार, खंत, कृतार्थता, आनंद. तो ये 4 मुद्दे आपके आनी ही चाहिए. तो बच्चों, मैं निबंध लिखा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया. आप लोग कृति पत्रिका के अनुसार जैसा आपको पूछा जाएगा वैसा आपको निबंध लिखना है. मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको यहाँ समझा रहा हूँ. देखिए, न्यू एक्टिविटी न्यू पेज. तो नए पेज से लिखेंगे हम लोग. कृति 4 ई निबंध लेखन, त्यामधील दूसरा आत्मकथन. तो बच्चों, मैं पूरा निबंध पढ़ रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे. नदीचे आत्मवृत्त, इस तरह से बराबर निबंध का नाम लिखेंगे और उसको बॉक्स वगैरह करेंगे. मी नदी बोलते. माझे नाव गंगा आहे. माझा जन्म हिमालयाच्या गंगोत्रीमधून झाला आहे. मी एका ठिकाणी स्थिर राहू शकत नाही. मी सदैव वाहतच जाते. खडकाळ, सपाट, जंगल, पर्वत या सर्व भागातून मी निरंतर वाहतच जाते. नेक्स्ट. अब एक पैराग्राफ के बाद 1-1 लाइन छोड़नी है. माझे आयुष्य खूप मोठे आहे.
जीवसृष्टीसाठी माझे महत्त्व अपार आहे. मी मानव, वनस्पती, प्राणी, पक्षी या सर्वांना जीवन देते. शेतकऱ्यांना माझा खूप फायदा आहे. शिवाय उद्योग, व्यापार यासाठी सुद्धा माझ्या पाण्याचा उपयोग केला जातो. मला अनेक छोट्या नद्या, नाले, ओढे, झरे येऊन मिळतात. त्यामुळे मला खूप मोठे रूप प्राप्त होते. नेक्स्ट पॅरा. तुम्ही मानवांनी माझ्या काठी अनेक शहरे व तीर्थक्षेत्रांची निर्मिती केली आहे. शेकडो लोक माझ्या पवित्र पाण्यामध्ये स्नान करतात. पण माझा सर्वात जास्त फायदा कृषी क्षेत्राला होतो. पुढं. तुम्ही माझा उपयोग वाहतुकीसाठी सुद्धा करतात. तुम्ही मानव माझ्या पाठीवर मोठी जहाजे व नौका चालवतात. माझा उपयोग तुम्ही व्यापारासाठी सुद्धा करून घेतात. कारखाने व उद्योग यांनाही मी पाणी पुरवते. पावसाळ्यात मी ओसंडून वाहते. कधी तर पूर परिस्थिती सुद्धा उद्भवते. माझे महत्त्व खूप मोठे आहे. तरीसुद्धा माझ्यात गर्व व अहंकाराची भावना नाही, कारण मी सदैव परोपकाराची भावना मनात बाळगते. पुढं. माझे महत्त्व विशद करताना कवी कुसुमाग्रजांनी खालील कवितेची रचना केली आहे. बच्चों, अगर आपको कोई कविता की पंक्तियाँ याद हो तो आप लोग विषय के अनुसार मराठी की कविता वहाँ पे लिख सकते हैं. नदीबाई माय माझी डोंगरात घर, लेकरांच्या मायेपोटी येते भूमीवर. नदीबाई आई माझी निळे निळे पाणी, मंद लहरीत गाते ममतेची गाणी. शेतमळे मायेमुळे येती बहरास, थाळीमध्ये माझ्या भाजी भाकरीच्या घास. माय सांगे थांबू नका, पुढे पुढे चला, थांबत्याला पराजय, चालत्याला जय. पुढं. पण आज तुम्ही मानव माझे निर्मळ पाणी दूषित करत आहात, याची मला खंत वाटते. माझ्या शुद्ध पाण्यात टाकाऊ वस्तू, पदार्थ आणि रसायनयुक्त दूषित पाणी माझ्या पात्रात सोडून मला दूषित करत आहात. माझ्या पाणी धुणे व जनावरे धुवून सुद्धा मला दूषित करत आहात. यामुळे माझ्यावर अवलंबून असलेली संपूर्ण सजीवसृष्टी धोक्यात आली आहे. मी सर्व सजीवांना जीवन देते, याचे मला आनंद आहे. तुम्ही मानव माझी काळजी घेऊन आपले भवितव्य संरक्षित कराल अशी अपेक्षा करते. माझे जीवन समुद्राला मिळून मी समाप्त करते, अशी माझी परोपकारी वृत्ती आहे. तुम्ही मानव सुद्धा माझ्याकडून परोपकाराची भावना आत्मसात कराल अशी अपेक्षा करते व माझे आत्मवृत्त समाप्त करते. तो बच्चों, इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 अंकों के लिए निबंध को लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले. तो बच्चों, हमने ये संपूर्ण बोर्ड की कृति पत्रिका सॉल्व की है. आपको अगर ये वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे अपने पहचान वाले बच्चों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल माझी मराठी को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.